पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, रेलवे बोर्ड पिच फॉर द यूरोपियन सिस्टम पुट ऑफ द कवच रोल आउट। तो अभी काफ़ी एक्सीडेंट हुआ है रेलवे का, तो काफ़ी दिक्कत आ रही कि कौन सा सिस्टम रखा जाए। तो एक काकोदकर कमेटी बनी थी। काकोदकर कमेटी ने जो यूरोपियन सिस्टम जो सेफ्टी के लिए है, जो ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम है, उसके लिए उन्होंने बोला था। तो थोड़ा सा उसको देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल स्टडी द फिल्म शुड नॉट मिस रिप्रेजेंट पीपल विद द डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी किससे रिलेटेड है? जो अपंग रहते हैं, जिनकी कुछ कमियां रह जाती हैं। तो ऐसे जैसे पिक्चर होता है नहीं, उसको विलेन को बोल देते हैं कि तुमने ये कर्म किया होगा, तुमने पाप किया होगा, कुछ तो किया होगा। ऐसे चीजों को जोड़ के नहीं देखना होता है, क्योंकि स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है। कभी कभी बहुत अच्छा इंसान भी अपंग हो सकता है, होता है ना, ये तो नेचुरल चीज है। कभी भी किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है, तो उस आदमी के बारे में एक निगेटिव सेंटीमेंट बन जाता है। दैट इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, और उस आदमी के प्रति मेंटली स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो दैट वी विल सी अंडर द जीएस पेपर 1 सोसाइटी। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द हर्डल इन इंपोर्टिंग डायमंड पोज ए क्वांटम ब्लॉक टू रिसोर्स एम्बिशन। तो जो डायमंड होता है, डायमंड ज्वेलरी में यूज होता है, जेम्स एंड ज्वेलरी। लेकिन साथ साथ डायमंड की जो प्योरिटी है उसको चेक करने के लिए हम क्वांटम टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं, और क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज सुपर कंप्यूटर बनाने में भी होता है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे, बेसिक्स जानेंगे। तो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट वी विल स्टडी वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग वाज क्रिएटेड एटलीस्ट 51,000 ईयर एगो। ये कहाँ पे मिला है? ये इंडोनेशिया में मिला है। तो जीएस जो पीसीएस प्रीलिम्स के लिए है, दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर दैट एरिया। एंड पैलियोलिथिक अभी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। पैलियोलिथिक का जो पीरियड था, केव पेंटिंग था, तो थोड़ा सा आप कनेक्ट कर सकते हैं। देन वी विल स्टडी दैट द इंडिजीनियस एचपीवी वैक्सीन, ये एक तरीके से कैंसर इसके कारण होता है। तो इसका वैक्सीन को लेके काफी बहस चल रही है कि गवर्नमेंट किसको टारगेट कर रही है, क्यों कर रही है, इसका प्राइस कितना है, उस चीज को लेके हम डिस्कस करेंगे। तो दिस विल बी पार्ट ऑफ द जीएस पेपर 2 हेल्थ सेक्टर। आफ्टर दैट वी विल स्टडी ए ब्रीविंग डुअल एमिड द मनीला डुअल एंगेजमेंट। यहाँ पे मनीला के बारे में सुना है आपने? व्हाट इज द मनीला, मतलब क्या, किससे रिलेटेड है, किस जगह का नाम है? फिलीपींस का कैपिटल है मनीला। ओके, तो दिस इज रिलेटेड टू दैट। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो फिलीपींस का एंगेजमेंट है विद द चाइना एज वेल एज विद द यूएस। पैसा तो चाइना से ले रहा है, लेकिन मिलिट्री सपोर्ट जो है यूएस से ले रहा है। अभी देखते हैं कि चाइना का काफी विरोध चल रहा है। वहां के जो अभी के प्रेसिडेंट हैं, उनको लगता है कि आज नहीं तो कल वो लड़ लेंगे। जैसे इंडिया का होता है ना पाकिस्तान से, आज नहीं तो कल हम कभी भी लड़ लेंगे। वही हालत वहां पे चाइना एंड फिलीपींस का है। लेकिन ये देखेंगे कि बड़ा अजीब चीज है कि उनका जो एड आ रहा है, जो सपोर्ट आ रहा है, मैक्सिमम कमिंग फ्रॉम द चाइना। तो उस पर डिस्कशन है, वो देखते हैं। देन वी विल स्टडी शेयर ऑफ द वुमेन इन द unincorporated sector highest in the from the साउथ और ईस्ट, वहां पे वीमेंस का अभी भी स्थिति देखते हैं। तो वो हमारा जो वेस्टर्न इंडिया है या सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ इंडिया है, उसकी तुलना में बहुत बेहतर है। और ये हम देखते हैं कि वीमेंस जो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर है, उसमें भी उनका परफॉर्मेंस साउथ में बेटर है। ओके, तो जीएस पेपर 1 सोसाइटी, वीमेन पे क्या है, कितना शेयर है, कैसे है, वो कभी भी वीमेन इंपावरमेंट का बात आएगा तो एक लाइन आपके पास ये रिसेंट से रहेगा। देन वी विल स्टडी व्हाट आर द न्यू प्रोविजन फॉर द पुलिस ऑफिसर इनटू द न्यू, जो 3 बिल आए हैं, 3 एक्ट आया है, उसमें हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर को क्या क्या है। ऑलरेडी हमने बहुत कुछ डिस्कस किया, जो आज थोड़े बहुत ऐड हैं, उस एरिया को भी आज हम देख लेंगे। तो दिस विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 लीगल सिस्टम। Then we will study what are the laws preventing free tree felling in Delhi. तो दिल्ली में एक स्पेशल लॉ है कि अगर कोई पेड़ काटता है और पेड़ को कहीं से भी डिस्ट्रक्शन करता है, तो उसके लिए फाइन है एंड 1 ईयर का जेल का भी टर्म्स है। तो उसको हम देखेंगे कि क्या रीजन है, क्या लॉज है जो दिल्ली में ट्री फेलिंग को रोकता है। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, व्हाट इज द इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, व्हाट इज द रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग सिस्टम ऑलरेडी हम देखते हैं
कि व्हीकल में जो हमारी गाड़ियां होती हैं, मोटरसाइकिल हो, बाइक हो या फोर व्हीलर्स हो, सब में ब्रेकिंग सिस्टम होती है। तो वो ब्रेकिंग सिस्टम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में है वो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग है। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी है। इससे हम जो हीट निकलता था ब्रेकिंग से, उसको स्टोर करके उससे बैटरी रिचार्ज कर सकते हैं। दिस विल बी हियर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। फ्रंट पेज पे कोई खास न्यूज नहीं है। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर, आतंकवादी और आर्मी के बीच में हमेशा लड़ाई चलता रहता है, दैट इज कॉमन, नो न्यूज न्यू थिंग। यहाँ पे नीट का इशू कंटिन्यू चल रहा है, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक के रखा है। तो जब फाइनल आएगा तो हम देखेंगे। अभी इन्होंने डेटा मांगा है कि कब लीक हुआ, क्यों लीक हुआ, कितने बजे लीक हुआ, ताकि वो ये डेटा एनालिसिस कर सके कि कितना डिफरेंस था, कितने लोगों को इम्पैक्ट किया है। तब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि दोबारा टेस्ट कराएं या जो पहले का टेस्ट है उसी में कुछ रेक्टिफिकेशन करके, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, काउंसलिंग की डेट आ चुकी है और कुछ लोग विरोध कर रहे हैं कि दोबारा टेस्ट लीजिए और कुछ लोग कह रहे हैं कि दोबारा टेस्ट नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे जो जेन्युइन भी तो निकाले होंगे पढ़ के, उनको लगेगा कि फिर दूंगा, नहीं होगा तो उनका तो पूरा स्टेक आ गया ना। जैसे कुछ लोगों का सच में 100 रैंक आया होगा जिन्होंने सच में पढ़ के, तो उनको लगता है दोबारा हो नहीं हुआ तो ऑलरेडी हो गया ना। ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का कोई भरोसा नहीं होता है। कई बार लोग उसी एग्जाम में एकदम टॉप पे जाते हैं, दूसरी बार कोई रैंक नहीं आता है। तो वहां पे दोनों तरफ से विरोध हो रहा है। एक का डिमांड है कि जिनका नहीं हुआ वो तो कहेंगे कि एग्जामिनेशन लीजिए, उनको एक और चांस मिलेगा, 1 साल उन्होंने दिया है। और जिनका हो गया उनको डर लग रहा है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑलरेडी हुआ है। तो दैट इज द मेन थिंग। देन रसिया और यूक्रेन का कंटिन्यूअस अटैक ये चल ही रहा है। क्या यूक्रेन का कैपिटल का क्या नाम है? इतना दिनों से चल रहा है वैसे क्यों? हाँ, इनको पता है, आप दोनों लोगों को इतना लगातार न्यूज चल रहा है, 1 1.5 2 साल हो गए। यू शुड, इसीलिए कहा जाता है ना, न्यूज को काफी ध्यान से पढ़िए, डेली आता है। ओके, मणिपुर का इश्यू है, राहुल गांधी वहां गए तो कुछ खास नहीं है। दिस इज द पॉलिटिकल न्यूज, वो पॉलिटिकल मूवमेंट है तो उसको हम ध्यान में से नहीं देखेंगे। रेलवे पोर्ट पिच फॉर यूरोपियन सिस्टम टू पुल ऑफ कवच आउट। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेनली है कि कंटिन्यूअसली जो ट्रेन में जो ब्रेकिंग सिस्टम है, कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो अलर्ट करे कि जहाँ पे सिग्नलिंग का ऑटोमेटिक सिस्टम हो। तो वहाँ के लिए एक फेमस कमेटी बनी थी, अनिल काकोदकर कमेटी 2012 में, और इन्होंने कहा था कि जो यूरोपियन सिस्टम है, यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है, इसको यूज कीजिए। और उसी के बेसिस पे डिफरेंट एरिया में, जैसे खासकर इन्होंने कहा था कि 19,000 का जो ट्रंक रूट का एरिया है वहां पे यू शुड यूज दिस। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग सिस्टम है। जैसे कवच कहां पे हम लगा रहे हैं, दैट इज मेनली टू द दिल्ली मुंबई एंड द दिल्ली कोलकाता सेक्शन। ओके, देन वी विल सी दैट द इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। लेकिन दिक्कत यह है, जो हमारे नंबर्स ऑफ रूट्स हैं और नंबर्स ऑफ स्टेशन है, उसके कंपैरिजन में अभी भी ये टोटल मिला के जो सिस्टम लगा है वो बहुत कम है। और ऐसा भी रिपोर्ट आया था कि टोटल कंप्लीशन के लिए नियर अबाउट 10 साल से भी ज्यादा लगेगा, 10 ईयर से भी ज्यादा लगेगा जब ये कवच या कोई भी सिस्टम लगा सके। तो दिस इज द इशू। मेनली आपको ये जानना है कि अनिल काकोदकर कमेटी पूछ देगा किससे रिलेटेड है, तो रेलवे सेफ्टी से रिलेटेड है। प्रीलिम्स मेंस कभी भी यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि मैच द कमेटी एसोसिएटेड विद द व्हाट एरिया, एंड मेंस में पूछ सकता है कि जब भी आपको मेंस का आंसर लिखना है तो अनिल काकोदकर कमेटी का आप देख सकते हैं कि इनके रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि इनका इंप्लीमेंटेशन अभी भी इंप्लीमेंट नहीं है। दिस इज द मेन थिंग। नेक्स्ट न्यूज इज, ये तो एक तरीके से पॉलिटिकल न्यूज है। जल जीवन मिशन के अंडर में क्या है कि हर घर जल पहुंचाने की बात है। तो यहाँ पे केरला में ये है कि एक तरीके से बात हो रही है कि जो पैसे आए हैं और जो यूज हुए हैं उसमें काफी डिफरेंस है। तो एक दूसरी पार्टी एक दूसरे को ब्लेम कर रही है कि आपने पैसे खा लिए हैं, जो पैसे मंगाए हैं उतने आपने लगाए नहीं है। तो ये सिंपल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानिए कि जल जीवन मिशन किससे रिलेटेड है। इंडिया रसा कंटिन्यूसली ये न्यूज में है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए हो सकता है वो है डाचा, जहाँ पे इनको इनवाइट किया गया है। कंटिन्यूसली ये न्यूज में है। ये स्पेशल जगह है, बहुत ही जो विशेष कंट्रीज होते हैं उन्हीं के जो हेड होते हैं उनको ये यहाँ पे अपना बुलाते हैं। तो इंडिया का एक तरीके से काफी जो करीबी रिश्ता है।
तो उसके कारण हमें भी इनवाइट किया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया। दिक्कत ये है कि साथ साथ जो नाटो का भी इस समय मीटिंग चल रही है, उनका भी 75 ईयर्स हुआ है, और वहां पे देखा जा रहा है कि ये मीटिंग एक साथ है, कहीं ना कहीं नाटो को काउंटर करने के लिए भी है, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी यहाँ पे दिया हुआ है। बिसाइड दैट इंडिया का कई एरिया में हम चाहते हैं कि कंसल्टेशन हो, जैसे कि क्या क्या एरिया है, एनर्जी के एरिया में हम साइन करना चाहते हैं एग्रीमेंट, कोऑपरेशन ऑन द इन्वेस्टमेंट इनटू द रस्सा फॉरेस्ट, एंड इंडिया डिजायर फॉर द न्यू कंसुलेट, कि वहां पे रस्सा में एक न्यू ओपन हो। ये सब चीजें अभी डिस्कशन में चल रही हैं। ओके, बस इतनी चीजें, आगे जो न्यूज आएगा फिर हम देखेंगे। यहाँ पे बीएसएफ को लेके लड़ाई झगड़ा चल रहा है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, क्या पता है बीएसएफ के बारे में आप लोगों को? आर्मी का तो टुकड़ी नहीं है। हाँ, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। पहली बात तो ये है, ये आर्मी का पार्ट नहीं है, ये जो है पैरामिलिट्री है। आर्मी युद्ध के टाइम में लड़ती है, लेकिन जो अभी सिविल जैसे नॉन वॉर टाइम होता है, जैसे इस समय पीस टाइम है, तो वहां पे सिर्फ गश्ती करनी होती है, तो वहां पे बीएसएफ का यूज होता है। अलग अलग ट्रेनिंग होती है। जैसे उन्होंने बोला कि जो आर्मी होती है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, और जितने भी पैरामिलिट्री हैं, जैसे कि बीएसएफ हुआ, सशस्त्र सीमा बल हुआ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स हुआ, ये जितने भी हैं ये सब पैरामिलिट्री हैं, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। और ये इनकी ट्रेनिंग जो होती है वो पीस टाइम में जो होती है कि ऑब्जर्वेशन या गश्ती करने में, या जो सिविलियंस का आना जाना होता है, जो नॉर्मल टाइप का घुसपैठ होता है, उसको रोकने के लिए होता है। आर्मी का इस ऑपरेशन मेनली तब होता है जब युद्ध वाली स्थिति हो या स्पेशल कंडीशन हो। और जो बीएसएफ है वो कहाँ पे लगी हुई है? इतने भी तो नहीं है, केवल भारत और पाकिस्तान एंड भारत और बांग्लादेश में बीएसएफ है। और भूटान और नेपाल के लिए सशस्त्र सीमा बल है। ठीक है, ये क्लियर हो रही है? प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है, स्टेट पीसेस में भी ये चीजें पूछ सकते हैं। थोड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या है। यहाँ पे एक चीज मेंशन है कि यहाँ झारखंड में अभी इन्होंने अपना प्रूफ किया है मेजॉरिटी। यहाँ पे है कि हॉर्स ट्रेडिंग, कि इन्होंने एलिगेशन किया कि बीजेपी ने पूरा कोशिश किया कि हॉर्स ट्रेडिंग करके इनकी गवर्नमेंट गिरा दे। तो व्हाट इज द हॉर्स ट्रेडिंग? ये काफी न्यूज में आता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है। जैसे कि मेजॉरिटी जब काफी करीबी होती है, जैसे कहीं पे मानिए 90 टोटल सीट्स है किसी स्टेट में, और किसी को मिल गया 40 और किसी को मिल गया 50, तो काफी करीब हो गया ना। 45-46 चाहिए होगा गवर्नमेंट बनाने के लिए। अगर 5-6 भी खरीद ले तो गवर्नमेंट उनकी बन जाती है। तो ऐसे केस में हॉर्स ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। और हॉर्स ट्रेडिंग इसलिए होती है क्योंकि पुराने जमाने में यूरोप में हॉर्स का बहुत यूज होता था, खेती में भी होता था, सामान ढोने में भी यूज होता था, और भी जैसे मशीन वशीन भी चलवाते थे हॉर्स का ही यूज करके यूरोप में। तो ऐसे में हॉर्स की जो वैल्यू थी वो काफी हाई थी, और इसकी जो एक दूसरे से बिक्री होती थी वो सीक्रेट तरीके से करते थे, चुपके से जाके। और बहुत इसमें माना जाता था कि इसका ट्रेडिंग होता था कि बहुत बेनिफिट भी हो जाता था, कोई मतलब अच्छे से अपना वो डीलिंग कर ले। तो ऐसे कंडीशन में जो भी चीजें चुपके से और धोखाधड़ी इन्वॉल्व हो उसको हॉर्स ट्रेडिंग से देखा जाता है, क्योंकि उसमें माना जाता है कि नॉर्मल आदमी घोड़ा खरीदने जाएगा तो वो ठगा जाएगा, उसको वो चीजें उतने में नहीं खरीद पाएगा जितना होनी चाहिए। तो ये सब चीजें, इसका जो ट्रेडिंग होती थी, जैसे होता था ना, अभी भी कुछ चीजों का व्यापार में काफी धोखाधड़ी होती है, होता है ना, अभी भी कुछ चीजें होती हैं जो काफी ब्लैक में बिकती हैं। तो वैसे यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग होती थी। इसीलिए अभी भी जो जहां पे भी लगता है कि जहां पे भी धोखाधड़ी हो सकता है वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग होती है, क्योंकि नॉर्मली दिस इज नॉट अलाउड। एमपी और एमएलए तो खरीदना अलाउड नहीं है, लेकिन चुपके से जाके सब बैक साइड से होता है, इसीलिए इसका भी नाम हॉर्स ट्रेडिंग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आर्मी की एक्सरसाइज चल रही है, दिस इज द मैट्री एक्सरसाइज, और ये इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में है। तो प्रीलिम्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, प्रीलिम्स फॉर द यूपीएससी एज वेल एज स्टेट पीसीएस। ओके, ये 2006 से कंटिन्यूअसली है, अल्टरनेटिव ईयर्स में एक बार इंडिया में होती है और एक बार थाईलैंड में होती है। ओके, इंडिया और थाईलैंड के बीच में उसका नाम मैत्री है। हर देशों के साथ नहीं, अलग अलग है। किसी के साथ सूर्य किरण है, जैसे हम नेपाल के साथ सूर्य किरण है,
और फ्रांस के साथ क्या है? हाँ, कुछ कुछ अलग अलग नेम है, मतलब यूएस के साथ कुछ और नाम से करते हैं। हाँ, मतलब दो देशों के बीच में है तो उसका एक ही नाम से होता है, वो कंटिन्यूअसली होगा, लेकिन देश बाय देश, कंट्री बाय कंट्री ये चेंज हो जाती है। डिफरेंट नेम है, जब आता रहेगा हम लोग देखते रहेंगे, वो कंटिन्यूअसली स्टडी करेंगे तो चीजें रह जाएं। हाँ, ये मेनली इंडियन आर्मी की है। इट इज मेनली फॉर द ज्वाइंट मिलिट्री आर्मी ट्रेनिंग एंड इट इज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द रॉयल थाईलैंड आर्मी, ठीक है ना। एंड ये कंटिन्यूअसली 2006 से स्टार्ट हो गई है और कंटिन्यूअसली ये है, ठीक है। मेनली इसलिए होता है ये सब एक्सरसाइज कि कभी एक दूसरे के साथ मिलके लड़ना हो तो आपके सिस्टम को मैं जानूं और मेरे सिस्टम को आप जानिए। जैसे होता है ना कि दो पड़ोसी हैं, दो दोस्त हैं, एक के पास मारुति सुजुकी है और एक के पास मर्सिडीज है, और एकाएक मानिए एक आदमी दोस्त बाहर गया जिसके पास मारुति सुजुकी था। अब मर्सिडीज वाले को कोई जरूरत पड़ा उस दिन, तो उसको उसका गाड़ी खराब है, उसको उसकी गाड़ी चाहिए, तो अगर वो भी गाड़ी चलाना जानता रहेगा तभी तो लेके जाएगा। तो ये होता है कि एक दूसरे के साथ, मतलब आप किस तरीके से वेपन्स ओपन्स यूज करते हैं कि आपके पास है, ये सब चीजें सीख लें, ताकि कभी कई तरीके का होता है ना, एक तरीके से हम युद्ध लड़ रहे हैं मिलकर लड़ रहे हैं, या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का भी काम कर रहे हैं तो मिलके कर रहे हैं, तो इसीलिए ये सब हमेशा ज्वाइंट एक्सरसाइज होते रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज डायमंड को लेके है। अच्छा, ये डिसेबिलिटी एक्ट को है कि यहाँ पे मेनली ये जो केस है उसका नाम है निपुम मल्होत्रा केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आप मजाक में भी यूज नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप कॉमेडी भी कर रहे हैं तो कॉमेडी भी ऐसे तरीके से होना चाहिए कि किसी एक पूरे कम्युनिटी को आप इस तरीके से ना दिखा दें कि वो लोग ऐसे ही हैं। जैसे होता है ना, समाज में ऐसा है कि अरे इनका आंख ऐसा है तो ये लोग ऐसे होते हैं, इसके साथ ये पैर ऐसा है तो वे ऐसे हैं, तो इस तरीके का चीज अगर पिक्चर्स में दिखाती है तो ये चीजें बहुत तेजी से फैलती हैं, झूठी चीजें भी फैलती हैं। आप देखिएगा कि एक पिक्चर में, किसी पिक्चर में रेखा ने कहा कि वो उस पिक्चर में दिखाता है कि वो रेखा वो हीरे का अंगूठी चाट के वैसे करके वो मर जाती है, तो लोगों को भी ये जानना फैल गया था कि हीरे में जहर होता है, पर हीरे में जहर कुछ नहीं होता है, दिस इज नॉर्मल स्टोन। लेकिन पिक्चरों से होता है, अभी भी देखिएगा, जैसे पिक्चर में दिखा दिया कि नाग को दूध पिलाते हैं नाग पंचमी के दिन, बट इन द रियलिटी कोई भी सांप दूध नहीं पीता है, वो मेढक को खाते हैं। हाँ, वो पी ही नहीं सकता है। हाँ, वो नेचुरली दिस इज नॉट पॉसिबल, वो पिक्चरों ने दिखा दिखा कैसे बना दिया है कि पीपल थिंक दैट, पीपल बिलीव दैट। बट अगर आप इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे तो यू विल सी दैट कि जो जितने भी ये रेप्टाइल होते हैं, खासकर स्नेक, दे आर द मोस्टली दे आर द प्रीडेटर, मार के खाते हैं, और मेनली दे आर, जैसे कीड़े मकोड़े या मेढक होता है, वो कई बार ऐसे होता है लोग जबरदस्ती पिलाते हैं तो उससे दूध पी के उनमें रिएक्शन हो जाता है, कोबरा मर भी जाता है, तो अभी गवर्नमेंट ने रोक भी लगाया था। तो दिस इज, जैसे पिक्चरों से बहुत निगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। जैसे होता है ना कि लोग में इतना अथाह विश्वास होता है कि आप देखिएगा पुराने जमाने में जब रामायण वामायण चलता था लोग वहीं जल चढ़ाने लगते थे। आर यू गेटिंग ना? हमारा समाज जो है बहुत ट्रेडिशनल है, कंजर्वेटिव है, क्रॉस क्वेश्चन हम लोग नहीं पूछते हैं, दिक्कत है, हम हर चीज को मान लेते हैं। जैसे होता है ना, हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, हमारे अंदर रीजनिंग नहीं है। हम लोग भी कभी नहीं थे, जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तब देखा ना, अरे इन्वायरमेंट पढ़े यहाँ पे तो स्नैक कैन नॉट, मतलब वो दूध से उसका कोई रिलेशन भी नहीं है, तब पता चला ना। लेकिन नॉर्मली आप किसी से भी पूछेगा, पीपल विल बिलीव दैट। जैसे आप अभी तक आपको भी यही लग रहा था, लेकिन आप जाके इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी पढ़ेगा तो दिस इज नॉट ट्रू। हाँ, तो ये सब दिखाया जाता है, बट इन रियलिटी दैट इज नॉट पॉसिबल। कभी आपने देखा है कि नेचुरल रूप से मतलब सांप कहीं दूध के लिए भाग रहा है, वो हमेशा मेढक पकड़ता है, यही होता है ना, मेढक पकड़ते ही आपने नेचुरली देखा होगा, नेवर कि दूध कहीं से पी रहा हो, दूध उसे मिलेगा ही नहीं। आर यू गेटिंग ना? तो दिस इज द थिंग। जैसे मूवी में भी कुछ चीजें ऐसी दिखा दी जाती है, आप गांव में जाइए ना, लोगों को सच में लगता है कि यही राम जी हैं, यही शिव जी हैं, यही ये हैं, उनको लगता है सच में वहां पे इस कैलाश में चले जाए तो शिव जी हैं। आर यू गेटिंग ना? पीपल बिलीव दैट, बट द इन द रियलिटी दैट इज नॉट पॉसिबल। ये तो नहीं है ना, दिस इज जस्ट ए मिथ, दिस इज जस्ट ए बिलीफ। तो ये सब जानने की कोशिश कीजिए। तो कभी भी आपको इससे कई बार यूपीएससी पूछता है कि हाउ द सिनेमा इम्पैक्ट द सोशल लाइफ सोसाइटी एंड हाउ द सोसाइटी इम्पैक्ट द सिनेमा। जैसे सोशल लाइफ देख के ही सिनेमा बनाई जाती है, कितना भी यही सब दिखाया जाता है कि लोगों में ये विश्वास है, नाग
दूध पीते हुए सिनेमा में क्यों दिखाया जाता है? पीपल हैव द बिलीव, नागपंचमी देख देख के। और पीपल हाउ, जैसे पहले आप देखिएगा कि किसी को नहीं पता था कि करवा चौथ क्या होता है। एक पंजाब के ट्राइबल एरिया में मनाया जाता था, अभी 25 साल पहले तक यही हालत था कि करवा चौथ पंजाब की एक छोटी सी ट्राइबल एरिया में मनाया जाता था। पंजाबी लोग अमीर होते हैं, धीरे धीरे पंजाबियों ने मनाना स्टार्ट किया, और एक पिक्चर आई थी डीडीएलजी। डीडीएलजी ने इतना फेमस कर दिया कि अभी बिहार में भी लोग करवा चौथ मनाते हैं। आर यू गेटिंग ना? दिस वॉज नॉट द फेस्टिवल। अभी देखिए तो लोग इतना ज्यादा बिलीव है कि वो उस दिन लगेगा कि व्रत नहीं रहे तो कुछ हो जाएगा, और 20-25 साल पहले तक दिस वॉज नथिंग। तो दिस टाइप ऑफ द बिलीफ सिस्टम इज क्रिएटेड बाय द मूवी, एंड मूवी क्रिएट द बिलीफ सिस्टम फॉर द सोसाइटी, एंड सोसाइटी क्रिएट द सिचुएशन टू मेक द मूवी। दोनों डिपेंडेंट है ना। तो एस्से में ये सब लिखने के लिए ये सब एग्जाम्पल काफी मतलब अच्छे एग्जाम्पल होते हैं, आपके एस्से को वो अच्छा बना देगा। ये वाला केस याद रखिएगा, ये वाले केस आप लिख सकते हैं कभी भी, जैसे इम्पैक्ट ऑफ द मूवी ऑन द सोसाइटी एंड द इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी ऑन द मूवी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द हर्डल इनटू द इंपोर्टिंग डायमंड्स पोज ए क्वांटम ब्लॉक टू रिसर्च एम्बिशन। मेनली ये बोल रहे हैं कि जो क्वांटम का यूज, केवल क्वांटम फिजिक्स का यूज सिर्फ, जैसे अभी हम क्वांटम कंप्यूटर बना रहे हैं जो सुपर कंप्यूटर है, और अगर क्वांटम कंप्यूटर बनने लगे तो ये नॉर्मल कंप्यूटर लगेगा कि ये रद्दी है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी हाई होगी, उनकी रिजोल्यूशन इतनी बेहतरीन होगी कि ये दिस विल बी नथिंग। जो हम लोग मूवी देखते हैं उसकी क्वालिटी एकदम ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगी। तो क्वांटम कंप्यूटर का जो क्वांटम फिजिक्स का यूज जो होता है, जो डायमंड क्या होता है? कार्बन का ही एक एलोट्रॉपी है। जैसे कोयला कार्बन से बनता है, स्ट्रक्चरिंग होती है। अगर स्ट्रक्चरिंग एक पर्टिकुलर तरीके से हो जाए, जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे ग्रेफीन। ग्राफीन क्या था? ग्राफीन का स्ट्रक्चरिंग कार्बन ही है, सेम चीज है। प्लास्टिक से ये पेन भी बना है, प्लास्टिक से ये चेयर भी बना है, प्लास्टिक से ये कंप्यूटर के भी कुछ पार्ट भी बने हैं, प्लास्टिक का यूज एरोप्लेन में होता है। इसका रेट बहुत चेंज हो जाता है। सेम चीज अगर चीजें अलग बना दे तो उसका ड्रामेटिक चेंज हो जाता है। क्यों? शेप अलग हो गया ना। इन द सेम मैनर कार्बन अगर उसका स्ट्रक्चरिंग डिफरेंट हो जाए तो वो अलग रूप ले लेता है, और गुण भी बहुत अलग हो जाता है। जैसे डायमंड है, डायमंड इज द वन ऑफ द मोस्ट कंडक्टिव, एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसको गलाना बहुत मुश्किल होता है, सबसे हार्डेस्ट थिंग डायमंड माना जाता है। और इसकी जो स्ट्रक्चरिंग है एक बार मैं दिखा दूं। कार्बन का हेक्सागोनल जो होता है से ये होता है, जैसे ये हेक्सागोनल वन लेयर में है तो ग्राफीन हो गया, और वही हेक्सागोनल इस शेप में आ जाए और डिफरेंट हेक्सागोनल कनेक्ट है तो डायमंड बन जाता है। आर यू गेटिंग ना? ये हेक्सागोनल है और ये टेट्रागोनल हो जाएगा। हाँ, ये हेक्सागोनल का भी एक पार्ट इसमें है, लेकिन ये टेट्रागोनल ओवरऑल होगा। ओके, हेक्सागोनल ये है। ओके, तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि जो हेक्सागोनल से टेट्रागोनल आने में कितना डिफरेंट आ जा रहा है, जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन। चीजें समझ में आ रही हैं? तो ओवरऑल डिस्कशन यही है कि हाउ इफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दे तो प्योरिटी भी आ जाती है डायमंड में, एंड दैट इज ऑल्सो कैन बी टेस्टेड बाय द क्वांटम कंप्यूटर एंड क्यूबिट्स। क्यूबिट्स हम लोग पढ़ेंगे जब ये क्वांटम कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। तो क्यूबिट्स होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल कंप्यूटर में क्या होते हैं, बिट्स होते हैं, 1 और 0 के रूप में होता है, ऐसे ही क्यूबिट्स होंगे। क्यूबिट्स में होगा कि 0 एंड 1 एक ही स्टेट में होंगे, एक ही समय में वो 0 भी होगा, एक ही समय में 1 भी होगा। जैसे आपने फैन का भी देखा है, फैन चलते हुए वो पंखा लगेगा कि एक पत्ती यहाँ पे भी है, जो 1 विंग है, वो विंग यहाँ पे भी, हर समय लगेगा कि वो हर जगह है। एक ही विंग आपको लगेगा कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आर यू गेटिंग ना? और सेम टाइम में इंटैंगलिंग प्रॉपर्टी होती है। इंटैंगल का मतलब एक फैन की पत्ती है, उसका पोजीशन कहाँ रहेगा तो दूसरे का भी उसी अनुसार चेंज होगा। जैसे आप एक फैन को विंग को चेंज करेंगे तो ये अपने आप चेंज होगा। तो ये सब हम पढ़ेंगे जब क्यूबिट्स वाली एरिया पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। Next news that we are going to cover is just this is the historical news. World oldest painting अभी मिला है, and it is now into the इंडोनेशिया का सुलावेसी प्रोविंस है, वहां से मिला है। तो ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। और ये किस एरिया से रिलेटेड है?
हिस्ट्री के किस पार्ट से रिलेटेड है? उसमें पढ़ा था ना, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, तो कौन सा पार्ट है? पैलियोलिथिक था, पैलियोलिथिक ही सबसे ज्यादा चला है, बाद में नियोलिथिक एंड मेसोलिथिक आया। किस केव में है? लियांग करामपुंग केव। और ये किससे बना हुआ है? लाइम से बना हुआ है। लाइम क्या होता है? चूना पत्थर, उसमें जल्दी से ही पानी डालने पे कैविटी आ जाती है, उसके शेप अलग अलग हो जाते हैं। आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे डिफरेंट शेप्स, पॉट होल्स पढ़ेंगे, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैलेक्टाइट, कैल्केसाइट, ये सब आप लोग पढ़ेंगे, दैट विल बी इनटू द ज्योग्राफी। और उसका मेन इंपैक्ट आता है लाइमस्टोन का। लाइमस्टोन जहां जहां होगा, मोस्ट ऑफ द केव इज मेड अप ऑफ द लाइमस्टोन, क्योंकि उसी में वाटर से रिएक्ट करके शेप चेंज करने की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। क्योंकि तुरंत आप देखते होंगे, नॉर्मल भी आप देखेंगे, चूना पत्थर पानी से रिएक्ट करके जल्दी से पिघलता है, फिर दूसरे शेप में भी ले लेता है जब सूखता है। तो दैट्स व्हाई द केव आर मेड अप ऑफ दिस थिंग। दूसरा न्यूज काफी ज्यादा साइंस रिसर्च है, ये हमारे बेसिक साइंस से रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं, HPV एक वैक्सीन की बात हो रही है, और दिस इज एसोसिएटेड विद द कैंसर। जो इसका नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। गवर्नमेंट अभी इस वैक्सीन को यूनिवर्सलाइज करने जा रही है। ऐसा माना जाता है कि इस वैक्सीन के कारण लड़कियों में कैंसर सबसे ज्यादा होता है, सर्विकल कैंसर, और इंडिया में जो डेथ है HPV कैंसर के कारण, सर्विकल कैंसर के कारण, वो सेकंड लार्जेस्ट है। ओके, जो कैंसर का डेथ है सेकंड लार्जेस्ट इज ड्यू टू दिस। मेनली इट इज ड्यू टू द, एक इसकी जो वायरस होती है सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, दिस कैन नॉट बी ट्रांसमिट बाय द नॉर्मल कंडीशन। तो यहां पे क्रिटिसिज्म ये कर रहे हैं कि जो राइटर्स हैं, अभी हमने देखा है कि जो वैक्सीन है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो बेच रहा है वो महंगा बेच रहा है। तो इनका ये कहना है कि जैसे जो इस न्यूज एनालिसिस किया गया, इसमें कह रहे हैं कि जो HPV वैक्सीन है उसके कुछ स्ट्रेन, नियर अबाउट 200 तरीके के वायरस होते हैं इसके अंदर में, उसके कुछ ही वायरस हैं जो जैसे HPV 18 एंड 16 इन लोगों ने मेंशन किया है, वही सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है। तो उसके कारण भी प्रूफ नहीं है कि कैंसर किसी और चीज के भी कारण हो सकता है, लेकिन HPC जो है, HPV जो वायरस होता है, उसके भी होने से ये टर्न हो जाता है। समझ में आ रही है ये क्या कहना चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि अभी तक प्रूव नहीं है, हो सकता है वो कैंसर किसी और चीज के कारण हुआ है, सर्विकल कैंसर, लेकिन कुछ वायरस के स्ट्रेन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी HPV का वायरस ज्यादा है और उसके कारण कैंसर हो। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि ये यूनिवर्सल आप सबको क्यों लगवा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा टारगेटेड हैं उन्हीं को लगवाइए, और कहीं ना कहीं इसका जो इलाज है वो अगर स्क्रीनिंग जल्दी से हो जाए तो इसका इलाज भी जल्दी से हो सकता है। दूसरा जो डिबेट का पॉइंट है वो पॉइंट है कि ये जो वैक्सीन का पेटेंट का कॉन्सेप्ट यूएस का है। पहले जितने भी वैक्सीन बनते थे वो पब्लिक फंडेड होते थे, गवर्नमेंट पैसा देती थी, आप समझ रहे हैं, मैक्सिमम मुफ्त होता था, क्योंकि वैक्सीन जो है दैट शुड बी द पब्लिक गुड। पब्लिक गुड का मतलब ऐसी चीज है जो गरीब को भी उतनी ही नीड होती है, अमीर को भी उतनी ही नीड होती है। वैक्सीन इज द नीडेड फॉर एवरीवन। यहां पे जो कॉन्सेप्ट आया वैक्सीनेशन का, वो यूएस का एक लॉ आया था, यूएस ने बे-डोले एक्ट आया था 1980s में, इन्होंने अपना पेटेंट एक्ट लाया था और उसके द्वारा इन्होंने WTO का यूज किया था, और WTO ने पूरे वर्ल्ड में इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया था कि पेटेंट भी प्राइवेटाइज हो सकती है। हमने पढ़ा था कैपिटलिस्ट कंट्री है यूएस, हर चीज बेनिफिट के लिए होता है, और वहां पे ये बेनिफिट के लिए किसी कंपनी कराया, और किसी कंपनी ने प्रेशर डाल के WTO के थ्रू इसको पूरे वर्ल्ड में अपना जो हेजेमनी है, जो कैपिटलिस्ट उनका एक तरीके से सिस्टम है, उसके लिए ओवरऑल ऑल ओवर वर्ल्ड में इंप्लीमेंट कराया। आर यू गेटिंग ना ये क्या कहना चाहते हैं? फिर आगे डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उन्होंने जो पूरा वैक्सीन बनाने के लिए ट्रायल होता है, पूरे प्रोसेस होते हैं, मैक्सिमम जो यूज किया इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो हॉस्पिटल्स एंड डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट को इन्होंने यूज किया है, और इन्होंने
जो प्राइसिंग की है वो जो यूएस का ऑलरेडी पेटेंट है उसके बराबर ही किया है। तो इन्होंने कहा कि आम जनता को क्या फायदा है, ऑलरेडी जो गवर्नमेंट पे कर रही है 500 रुपए इनको फॉर द पर वैक्सीन, और अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोई इंसान जाएगा तो उसको 2000 देना पड़ रहा है फॉर द सेम वैक्सीन। 500 रुपए भी किसी किसी गरीब आदमी के लिए उतना एफोर्डेबल नहीं होता है, लोगों के लिए 10-20 रुपए भी मुश्किल होता है। जो लोग मजदूर हैं, जिनका डेली का वेज लेबर है, या जो लोग को बहुत कम जॉब मिल पाता है, उनके लिए 500 रुपए 2 बार देना मुश्किल है, 2000 तो बहुत मुश्किल है। तो लोग नॉर्मली नहीं जाते हैं। अगर अभी फ्री में टीबी का हम देखते हैं कि कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल फ्री में टीबी की दवा देती है, लेकिन लोग उसको भी मिस कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक दिन मैं अपना जॉब छोड़ के जाऊंगा तो उस दिन मैं क्या खाऊंगा। इंडिया में मैक्सिमम लोगों का जो वर्कर्स हैं, जो डेली वेज करते हैं, उनका यही होता है कि आज कमाऊंगा तो आज शाम को उसी पैसे से दाल आएगा, उसी पैसे से मसाला आएगा, उसी पैसे से सब्जी आएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब लोग अपना फ्री में भी मिल रहा है, अपना जॉब छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं कि उस दिन खाऊंगा क्या, तो अगर इतने पैसे देने हो तो लोग मुश्किल से ही लगवाएंगे। तो ओवरऑल डिस्कशन यही चल रहा है कि जो ये वैक्सीन इन्होंने बनाया है मैक्सिमम प्राइवेट यूज के लिए बनाया है, और केवल एक ही कंपनी को, सीरम इंस्टीट्यूट को क्यों दिया गया? ऑलरेडी कई और भी 3-4 और भी जो कंपनी थे उन्होंने अप्लाई किया था, जो डोमेस्टिक कंपनी थे, तो उसको नहीं दिया। तो यही डिस्कशन चल रहा है। प्रीलिम्स के लिए मेन आपको जानना है कि जो एचपीवी वैक्सीन है किससे रिलेटेड है, ये कैंसर से रिलेटेड है, और कौन सा कैंसर? सर्विकल कैंसर से रिलेटेड है। प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी से पूछेगा। दूसरा चीज ये पूछेगा, सर्विकल एक पार्ट होता है शरीर का, ठीक है? ये एक इसका पिक्चर में दिखा दूं। ये वैजिना के केवल करीब होता है। जो वैजिना होता है ना वीमेंस का, वो उसके करीब होता है, वहीं पे फोड़े जैसा होता है। एक कैंसर क्या होता है? हाँ, काफी अब आपको बायो पढ़ाया जाएगा तो दैट विल बी डिस्कस। तो उस एरिया में होता है, इसीलिए इसका नाम सर्विकल कैंसर है। सर्विकल एक पार्ट है, ओके। कैंसर होता क्या? टिश्यू जो अच्छा, ये बताएंगे, इनका बायोलॉजी बैकग्राउंड है, आप बताइए। हाँ 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 हाँ। हम्म कैंसर को मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, जैसे आपका कभी घाव होता है, नॉर्मल आप दवा देते हैं, ठीक हो जाता है, सेल्स कुछ डिफेक्ट होते हैं, फिर उनको रिकवर कर जाते हैं। लेकिन एक तरीके से एक ऐसा ये होने लगेगा कि आपका सेल इस तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगेगा कि वो रिकवर नहीं कर पाएगा। दैट कैन टर्न इनटू द कैंसर। मतलब एक तरीके का जो ब्लिट्स होता है या जो भी लीजन होता है, दाग ऐसे नॉर्मल घाव होगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वो रिकवर नहीं कर पाएगा, दैट विल बी, वो सेल फिर अपने आप को रिकवर नहीं कर पाता है, दैट विल बिकम द कैंसर। और वो धीरे धीरे फैलते जाएगा, वो और भी एरिया को इम्पैक्ट करेगा, और एक एरिया पे ऐसे जाएगा कि वो उसको दोबारा रिकवर करना मुश्किल होता है। जैसे उन्होंने कहा कीमो में हम उसको उस एरिया को मार देते हैं कि वो फैल ना पाए, लेकिन उसको मारते वक्त और भी जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो डेथ हो जाती है, तो उसके कारण भी डेथ हो जाता है, और उससे काफी साइड इफेक्ट भी आता है। तो दीज आर द थिंग्स दैट हैपेंस इनटू द कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है दैट इज एसोसिएटेड विद द ए ब्रूइंग ड्यूअल एमिड द मनीला डुअल एंगेजमेंट। यहां पे बात हो रही है कि जो रिलेशनशिप है मनीला का, फिलीपींस को कहना चाहते हैं, उसके कैपिटल से कह रहे हैं। जैसे इंडिया को भी कई बार कहा जाता है कि दिल्ली का रिलेशन ऐसा है, मॉस्को का रिलेशन ऐसा है, कैपिटल से भी कई बार हम प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो ये डुअल एंगेजमेंट किसके साथ है? यूएस एंड चाइना। यहां पे दिया है कि इनका जो दिक्कत है कि ये चाइना से पैसे ले रहे हैं, चाइना से दे हैव टेकन द दिस अमाउंट ऑफ द मनी, कि उनका जो फिनेंस डिफरेंट एरिया को करने के लिए, और साथ साथ चाइना से लड़ भी रहे हैं टू द कैप्चरिंग। जैसे कुछ एरिया, कुछ आइलैंड्स हैं जिसपे दोनों अपना क्या बोलते हैं, अपना ओनरशिप दावा कर रहे हैं। ऐसे में यूएस का क्या है, यूएस ऑलरेडी मिलिट्री सपोर्ट करता है, जो कई बेस बना के रखे हैं फिलीपींस में, तो वो हमेशा फिलीपींस का, और इनके साथ यूएस के साथ इनका एग्रीमेंट भी है, 1950 से ही एग्रीमेंट है, आई थिंक या 51 से एग्रीमेंट है कि फिलीपींस पे अगर कोई भी डिफेंस
कोई भी एक्शन लेता है तो यूएस उसको प्रोटेक्शन देगा। तो ओवरऑल यही है कि जो अभी के प्रेसिडेंट हैं वो काफी एग्रेसिव हैं। अभी कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि जैसे हमने देखा था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में मछुआरे जा रहे हैं तो कैप्चर वहां पे वो पकड़ लेते हैं। कुछ एरिया ऐसा था जो फिलीपींस अपने में मानता था और चाइनीज कुछ नहीं कर रहे थे। चाइनीज का दावा होता था लेकिन वहां पे जो मेन कंट्रोल था वो फिलीपींस का था। लेकिन हमने अभी 4-5 सालों में ये देखा है कि उस एरिया में जहां पे चाइना दावा करता था, अब अपना शिप ले जाके वहां पे अगर कोई मछुआरा आता है, कोई फिशरमैन फिलीपींस का आता है तो उसको वो अरेस्ट करने लगे हैं। तो यहाँ के जो अभी के प्रेसिडेंट मार्कोस जूनियर हैं, इन्होंने कहा कि अगर थोड़ा भी कोई अरेस्ट होता है तो वो हम इसको ऐसे कंसीडर करेंगे कि वो फिलीपींस पे वार के जैसे है, एक्ट ऑफ द वार। अगर वो अरेस्ट भी करते हैं तो हम इसको युद्ध समझेंगे। तो चीजें काफी इंटेंस हो गई हैं। हमने देखा कि अभी जो वाटर कैनन होता है उसका यूज चाइना कंटिन्यूअसली कर रहा है उस एरिया में। तो चीजें ऐसी हैं कि एक दूसरे कभी भी युद्ध में बदल सकता है। दिस इज द थिंग। एक चीज और है यहाँ पे मेंशन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। सांग्रीला डायलॉग जो है, दिस इज डन बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द स्ट्रेटेजिक स्टडी, और ये एनुअल फोरम है और मेनली इसमें साउथ ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। और कई बार इसको ऐसा भी देखा जाता है कि एंटी चाइना स्टेटस इनका लेने लगा है। दिस इज द थिंग हियर इट हैज मेंशन। ओके, अब इंडिया का इसमें क्या है? इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड द स्टैंड ऑफ द फिलीपींस, क्योंकि 2016 में जो यूएन का एक कन्वेंशन है अंडर द लॉ ऑफ द सी, उसमें अगर कहीं सी के ऊपर कहीं पे डिस्प्यूट होता है तो यूएन क्लॉज उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज। दिस इज द ओनली एग्रीमेंट और द ओनली ट्रीटी दैट गवर्न द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सी। ठीक है, 2016 में एक डिस्प्यूट जो ट्रिब्यूनल इसके अंडर में दिया था वो किसके फेवर में दिया था? फिलीपींस के फेवर में दे दिया था। ठीक है, फिलीपींस के फेवर में था। ऐसे कंडीशन में चाइना उसको रिजेक्ट कर दिया था और इंडिया जो स्टैंड लिया था दैट वाज इन द फेवर ऑफ द फिलीपींस। इंडिया उसको भी लेके कह रहा था कि चाइना देखिए कोई भी लॉ फॉलो नहीं करता, इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उस समय इंडिया के भी अगेंस्ट में डिसीजन आया था, बांग्लादेश को ज्यादा मिल गया था लेकिन इंडिया खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। इंडिया ने कहा था ठीक है मामला सॉल्व हुआ, हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। तो दैट इज द गुड थिंग। समझ में आ रही है चीजें, ये क्या कहना चाहता है? तो मीन ये कहना चाहता है कि यहाँ पे जो डुअल इंगेजमेंट है वो अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है इनटू द माइंड ऑफ द फिलीपींस एज वेल एज द ग्लोबल ऑर्डर, की जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनका क्या स्टैंड होगा। अब यहीं पे इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है कि जो पुराने प्रेसिडेंट थे डुटार्टे, उनकी अभी तो ये काफी विरोध में है। कहां पे गया? अभी के जो प्रेसिडेंट है वो काफी अगेंस्ट में है चाइना के, लेकिन उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उनके वाइस प्रेसिडेंट जो है वो पुराने प्रेसिडेंट की बेटी हैं। ठीक है, और वो काफी क्लोज एसोसिएटेड थे चाइनीज सपोर्ट में, जो एड वर्क आता था वो इनसे एसोसिएटेड था। तो यहाँ पे इनकी जो स्टैंड है वो उसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, इस चीज को ये पूरा एनालिसिस किया गया है। क्लियरिटी आ रही है कि फिलीपींस, चाइना, यूएस के बीच में क्या चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज जो हम कवर कर रहे हैं, शेयर ऑफ द वुमेन इन द अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर हाईएस्ट इनटू द साउथ। तो यहाँ पे ये जो डेटा है अभी सर्वे हुआ है उसमें देखा गया है कि जो अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर होते हैं, अब अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर क्या होता है? जिसमें जॉब रिक्वायरमेंट के लिए कैपिटल या स्किल होना बहुत कम होता है। जैसे कि होता है कि कोई अपना सब्जी का ठेला लगा लिया तो वो क्या हो गया? अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर हो गया, जिसमें प्रॉपर कैपिटल की जरूरत नहीं होती है और कोई स्किल की जरूरत नहीं होती है कि आपको स्पेशल जाके कुछ सीखना है। इसमें जो मैक्सिमम शेयर वुमेन्स का है, जो वुमेन डोमिनेट कर रही, वो साउदर्न एरिया में है।
और ये जो सेक्टर होता है दैट एक्सक्लूड द रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, जो नॉर्मल कोई भी अपना बड़े लेवल पे कंपनी खोलता है तो उसको कंपनी एक्ट के द्वारा जाना होता है। कंपनी एक्ट में आप रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद आप होंगे, तो दिस विल बी द ऑर्गेनाइज सेक्टर और इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर। इनकॉर्पोरेशन का मतलब यू आर कमिंग बाय द इनकॉर्पोरेशन इनटू द कंपनी एक्ट। आपके प्रॉपर फाइलिंग होगी, प्रॉपर आपके डायरेक्टर बनाने होंगे, रिपोर्ट जाता है, दैट विल बी ऑल प्रोसेस दैट विल बी फॉलोड कंपनीज एक्ट के में होगा। लेकिन आप नॉर्मल ठेला लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको किसी भी कंपनी एक्ट में जाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू फेस द डिफरेंट लॉ एंड रेगुलेशन। समझ में आ रही है चीजें? बस इसमें ये जानिए कि वीमेंस का जो शेयर है वो साउथ एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे नागालैंड हुआ, ये मणिपुर हुआ, उसमें वीमेंस का ज्यादा सेइंग है, और एज कंपेयर टू द वेस्टर्न, सेंट्रल एंड द नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज ऑलरेडी काफी डिस्कस में है, हम लोग डिस्कस भी किए इसको। व्हाट आर द न्यू प्रोविजन फॉर द पुलिस ऑफिसर्स? ओके, पुलिस ऑफिसर्स के लिए जो नए नए न्यूज है, न्यू सेक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि ई साक्स, जीरो एफआईआर, ये सब पढ़ा था ना। जीरो एफआईआर क्या था? मैं 2-3 बार मैं बता चुका हूं। वो तो ई एफआईआर था, ई फाइलिंग। जुरिडिक्शन का मैटर नहीं है। अब आपका जैसे चोरी बस्ती में हुआ हो या खलीलाबाद में हुआ हो, आप रह रहे हो जाके, आप बेतिया में रह रहे हो तो बेतिया में जाके आप कर सकते हैं। जुरिडिक्शन नहीं मायने करता है। जैसे नॉर्मल पहले क्या होता था कि आपका जहां पे क्राइम हुआ है जिस एरिया में, उसी थाने में जाएंगे। जैसे मेरा पॉकेट पिक पॉकेट, यहाँ पे किसी ने, चोर ने लेके गया मेरा पॉकेट से पैसे, तो मुझे इसी जो ये वाला एरिया है कालेपुर या जो ये पैडलेगंज है, मुझे पता करना पड़ेगा कि किस एरिया में किस थाने में आता है, उसी थाने में जाके करना पड़ता है। अब ये है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस स्टेशन पे दे दी गई है। जो पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो पहले, सबसे पहले तो मना नहीं कर सकते, उनको आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, और वो जो पुलिस ऑफिसर होंगे वो उस थाने में जहां पे क्राइम हुआ है उसको ट्रांसफर करेंगे। ऑल दैट विल बी हैपन इनटू द डिजिटल मोड। तो इस साख में ये भी चीजें लागू है। ओके, दूसरी चीज है कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हो गया कि एक जगह क्राइम हुआ तो एक जगह आपने अपलोड कर दिया, सब कुछ ई फाइलिंग कर दिया, और ई फाइलिंग के बाद उसका यूज जुडिशरी भी कर सकता है, पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है, कोई लॉयर एक्सेस करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो ये क्या बोल दिया, बना दिया है इंटर ऑपरेबल क्राइम जस्टिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। समझ में आ रहा है ना कि एक ही साथ कई लोग ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें में जैसे हो गया कि जैसे एल्डरली पीपल है जिनका एज ज्यादा है और उन्होंने ऐसा क्राइम किया है जिसका जो पनिशमेंट है 3 साल के आसपास है, तो ऐसे केस में डायरेक्ट उनका अरेस्ट नहीं होगा। अरेस्ट के लिए यू हैव टू टेक द परमिशन। अगर उनका भी थोड़ा भी अगर तबीयत सही नहीं है, थोड़ा भी उनको लगता है कि दे आर नॉट, तो अरेस्ट आप नहीं कर सकते। कम से कम परमिशन आप डिप्टी एसपी के लेवल पे जाके आप उसको मैंडेटरी करेंगे, तभी जाके आप अरेस्ट करेंगे। क्लियर हो रहा है ये? और भी प्रोटेक्शन कुछ दिया गया है। जैसे यहां पे एक पॉइंट है कि कभी भी जैसे टास्क ऑफ द साइबर एक्सपर्ट जो है वो अभी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्राइम सीन का अभी रिकॉर्डिंग करना है और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके उसको अपलोड करना है। ठीक है। दूसरी चीज है कि जितना भी, अगर कोई भी केस में जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत होगी, तो जो मेडिकल ऑफिसर है, जो डॉक्टर है, उनको रिपोर्ट 7 डेज के अंडर में ही देना है। कहीं पे लिखा हुआ है डॉक्टर मस्ट बी गिव इट्स रिपोर्ट इनटू द विद इन द 7 डेज। ओके, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उसके पास आ जाना चाहिए। ठीक है। एक चीज और है, जो पॉक्सो में जो रेप का केस होता था, उसी केस में क्या था कि 2 मंथ के अंडर में टोटल इंफॉर्मेशन देनी होती थी। जितनी भी रिपोर्टिंग होती थी क्राइम का, जितना भी इन्वेस्टिगेशन होता था, वो कंप्लीट करना होता था। इट वाज ओनली इनटू द केस ऑफ द रेप। लेकिन अब पॉक्सो का जो केस है उसमें कोई भी केस हो, थोड़ा बहुत भी सेक्सुअल असॉल्ट हो, तो उसमें रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, और उसमें भी जो रिपोर्टिंग करनी होगी दैट विल बी विद इन द 2 मंथ ऑफ द रिकॉर्डिंग द एफआईआर। समझ में आ रही है ये चीजें?
पहले था कि रेप का केस सिर्फ होना चाहिए, अभी हो गया पॉक्सो। क्या है, व्हाट इज द पॉक्सो? प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंस। पी से प्रिवेंशन, ओ से ऑफेंस, सी से चिल्ड्रेन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है ना? तो इसमें हो गया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेप हुआ हो, नॉर्मल भी ऐसा लगे कि आपने उस चाइल्ड के साथ कुछ भी बुलिंग किया हो, एनीथिंग दैट विल बी investigated, and all these investigations should be reported within the 2 month। जितने भी फाइलिंग होनी चाहिए 2 मंथ में आपको कंप्लीट करके आपको चार्जशीट दे देना है। दिस इज द न्यू प्रोविजन। ठीक है, और भी इसमें काफी है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कैसे आप हैंडल करेंगे उसके लिए साइबर एक्सपर्ट की अब जरूरत होगी, उसके लिए अलग से ट्रेनिंग की जरूरत है। ओके, टेररिस्ट एक्ट अभी ऐड किया इस बार न्यू, तो ये याद रखिएगा कि ये पूछ सकता है, क्योंकि इस पे काफी बहस चल रहा है कि टेररिस्ट एक्ट आपने एक नॉर्मल केस के लिए कर दिया, तो इसमें अब दिक्कत ये है कि इसमें एसपी को स्पेशल पावर दे दिया गया है कि वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा केस टेररिस्ट एक्ट में लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो डिस्क्रिशन जो पावर दे दिया गया है वो एसपी के पास ज्यादा हो गया। नॉर्मल हम यूएपीए में ये सब केसेस रजिस्टर्ड करते थे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं? ये चीज जिसमें आज न्यू दिया हुआ है, दैट वी हैव कवर्ड। ई साक्स, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये काफी न्यूज में रह रहा है। जीरो फाइलिंग याद होनी चाहिए, ई फाइलिंग याद होनी चाहिए, ये सब चीजें आजकल काफी न्यूज में है। नेक्स्ट न्यूज इज विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट आर द लॉज प्रिवेंटिंग ट्री फेलिंग इन दिल्ली। ओके, अब बात ये हो रही है कि एक चीज मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली में जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है वो ज्यादा है कि यूपी में ज्यादा है? एग्जैक्ट नॉर्मल यही मुझे भी पहले लगता था, लेकिन एक दिन जब मैं बुक में पढ़ना स्टार्ट किया तो देखा कि दिल्ली में नियर अबाउट 5% मच फॉरेस्ट एरिया है एज कंपेयर टू द यूपी। यूपी में देखिएगा खेत ज्यादा दिखता है, प्लेन प्लेन दिखता है। आप कहीं पे भी ट्रेन से भी जाइए या बस से जाइए, प्लेन खेत खेत दिखेगा, फॉरेस्टेड एरिया नहीं दिखता है। दिल्ली में कई एरिया है जिसको घना फॉरेस्टेड एरिया बना के छोड़ा हुआ है, जो अरावली का एरिया है और जो थोड़ा दिल्ली का ये जो किनारे का एरिया है, जो विलेज साइड है, तो वहां पे फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है। उसके लिए इन्होंने स्पेशल एक्ट भी बनाया था 1994 में, दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ द ट्रीज एक्ट था। और इसके अंडर में यह है कि अगर आपका प्राइवेट भी लैंड है तो उसमें अगर पेड़ कैसे भी जम गया तो आपको काटने के लिए जाके परमिशन लेना पड़ता है। उसके लिए एक ट्री ऑफिसर होता है दिल्ली में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, तो ट्री ऑफिसर्स के पास आपको जाके परमिशन लेके ही आपको कट करना पड़ेगा। आपने ऐसे कट कर दिया तो 1 साल की सजा है या 1,000 की सजा है। तो इसमें ये डिस्कशन हो रही है कि 1 साल वाली तो ठीक है, लेकिन ये 1,000 वाला बहुत पुराना हो गया तो इसको अब 5,000 कर दें। इट शुड बी द 1,000 to 5,000। ये मैटर इसलिए है, इसके पीछे एक कहानी है कि अभी रोड एक्सटेंड करना था दिल्ली का जो असोला भारतीय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उस एरिया में रोड एक्सटेंड करना था। तो वहां के जो डीडीए के वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने पहले परमिशन लेना पड़ता है, तो केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि पेड़ तो काट नहीं सकते, तो पहले आप जुडिशरी से परमिशन लीजिए। तो जुडिशरी से परमिशन, अभी ये सब केस चल ही रहा था, तब तक ये लोग जाके पूरा पेड़ 1100 पेड़ काट छाट के उन्होंने रोड बना दिया। अब जुडिशरी को ये लगा कि भाई अभी तो चल रहा है, जुडिशरी ने ये बोला कि एक बार रिकंसीडर कीजिए कि कहीं वो पेड़ जो आप रोड बना रहे हैं ऐसे जगह से लेके आइए जहां से पेड़ ना काटना पड़े। 1100 की जगह पे 100-200 ही काट कर काम चल जाए। होता है ना, आपको अल्टरनेटिव होता है कि यहाँ पे पेड़ है, आप रोड भी यहीं से बना रहे हैं, हो सकता है 2 किलोमीटर बगल में खाली खाली हो तो वहां से बनवा लीजिए। अब दिक्कत यह है कि जुडिशरी ने कहा कि रिकंसीडर, इन्होंने रिकंसीडर नहीं करा, उन्होंने इसी बीच जाके सब कुछ काट छाट के उन्होंने पूरा बना लिया। अब जुडिशरी को पता चला तो उन्होंने इस चीज पे मतलब एक कमेटी बैठाई है कि पहले देखिए कि कितना इन्वायरमेंट को हार्म हुआ है, उसी अनुसार हम एक्शन लेंगे और वो होगा जो मेन अथॉरिटी थे। ओके,
तो ये मेन केस है। इस केस में के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये एक्ट भी डिस्कस किया है कि कौन सा एक्ट है जो स्पेशल प्रोटेक्शन कर वहां प्रोवाइड करती है फॉर द ट्री, और वहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी यू कैन नॉट कट योर ट्री। समझ में आ रही है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। वहां पे जो परसेंटेज ऑफ दिल्ली में 13.15% है, कंटिन्यूसली बढ़ा है। और बीच बीच में देखिए मिसयूज भी होता है, तो कहीं कहीं पे इन्होंने यहाँ पे जैसे दिया है कि बीच में जो रूल ये है कि आप जिस पेड़ को अगर काटेंगे भी तो उसके बदले न्यू पेड़ कहीं ना कहीं आप लगाएंगे तभी काटने का परमिशन है। तो इसका मिसयूज ये हुआ है कि जो ट्रांसप्लांटेड ट्री होते हैं उनके सर्वाइवल का कंडीशन बहुत कम होता है। 16,000 के आसपास ट्री ट्रांसप्लांटेड किया गया था, लेकिन 33% ही सर्वाइव किए थे। जैसे होता है ना कि आपने रोड बना दिया तो आप उतना पेड़ लगाइए, लेकिन दिक्कत यह है कि जो पेड़ नेचुरली जमते हैं उनके सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होते हैं, आप आर्टिफिशियली करते हैं उसका सर्वाइवल का चांस कम होता है। ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ओवरऑल क्लियर। नेक्स्ट न्यूज़ जो थोड़ा सा ये एक तरीके से साइंस एंड टेक का पार्ट है कि जो ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं, ब्रेकिंग आप लोग नॉर्मल जानते ही होंगे, व्हाट इज द ब्रेकिंग, आप ब्रेक लगाते हैं। जो दो तरीके का ब्रेकिंग सिस्टम होता है, वन इज द डिस्क ब्रेक और दूसरा होता है इंडक्शन ब्रेक। इंडक्शन ब्रेक कहां पे होता है? नहीं नहीं, हैंड ब्रेक तो नहीं होता है। एक तो ये डिस्क ब्रेक, ये देखते होंगे यहाँ पे आपके बाइक में भी ये लगा होता है, और एक होता है रेलवे में। रेलवे में जो होता है वो इंडक्शन ब्रेक होता है। उसमें जो मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट किया जाता है रोकने के लिए पहिया का, पहिया चलेगा। एक होता है कि आप डिस्क ब्रेक लगा के रेजिस्टेंस से कर दें, घर्षण फ्रिक्शन, और दूसरी होती है कि आप ऑटोमेटिक एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दें, जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में वो मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। पहिया ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उसका उल्टा लगेगा, तो कहीं ना कहीं वो स्टॉप करने में हेल्प होगा। अब दिक्कत ये है कि जब भी चीजें चल रही हो और आप रोकेंगे, घर्षण लगाएंगे, तो हीट प्रोड्यूस होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि देयर इज द रूल दैट कि ना ही एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही मास को क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो गीता वाला से काफी कोरिलेट करता है कि कि आत्मा को नहीं मारा जा सकता है, आत्मा तो अमर है। तो ऐसे ही ये जो मास है दैट कैन बी कन्वर्टेड। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सकती है? हीट में, या मास को हम एनर्जी में वो कर दें, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ओके, तो यही है कि जब चीजें स्पीड में होगी और आप नीचे से घर्षण लगा के रोकेंगे तो कहीं ना कहीं हीट एनर्जी होगा, वही कन्वर्ट करेगा उस एनर्जी को। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे ये सब होल बना दिया गया होता है कि हवा वहां से पास हो, तो जल्दी जल्दी जब भी ब्रेक लगे तो हवा होती है ना ठंडी होगी, तो वो होके गर्म होके ऊपर चली जाएगी, फिर ठंडी हवा आके जल्दी जल्दी इसको ठंडा कर देगी। ओके, आज का जो मेन डिस्कशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रीजनरेटिव एनर्जी। तो मैक्सिमम जो हीट एनर्जी होता था वो वेस्ट हो जाता था, अब हो रहा है ना, गर्मी हो रहा है तो हवा में क्यों बर्बाद होने दें, ऐसा यूज करें कि उसका बाद में पॉजिटिव रूप में यूज हो। तो आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। तो जो आप एनर्जी हीट होगा उससे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी को एक दूसरे बैटरी में हम स्टोर कर लेंगे कि बाद में उसका यूज करें फिर से गाड़ी चलाने में। तो इस सिस्टम में जो मोटर क्या होता है, मोटर पहिया चलाता है, रोटर, और वही मोटर जो होता है वो जनरेटर बन जाएगा। जनरेटर बन के वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसका भी यूज होगा, और जो हमारा हीट होगा वो फालतू का नहीं जाएगा। तो यही सिस्टम आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ रहा है। लेकिन दिक्कत इसमें ये आ रहा है कि जो ये हीट, जो जितना भी एनर्जी इफिशियंसी है वो इतना इंप्रूव्ड नहीं है। ओके, दूसरी चीज ये है कि इसमें सप्लीमेंट्री सिस्टम की नीड होती है। जो ये रोटर मोटर का सिस्टम है ये कंप्लीट ब्रेक नहीं लगा पाता है, तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसको यूज करना पड़ता है। दूसरी चीजें ये है कि जो जितनी स्पीड से चीजें चलेंगी और जितनी स्पीड से रुकेंगी तभी वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा, तभी वो एनर्जी को स्टोर करेगा।
स्लो स्पीड पे ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो दो चीजें इसकी कमी है, दैट इज द थिंग। ये एडवांटेज में है कि एनर्जी इफिशियंसी है एंड रिड्यूस वियर है। जैसे आप गर्मी हीट होगी, अगर उसको निकालेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं दरार होगा, पिघलेगा वो मेटल, लेकिन तुरंत आप उसका यूज कहीं और कन्वर्ट करेंगे तो वो वियरिंग नहीं होगा, वियर एंड टीयर होता है ना। एंड एनर्जी इफिशियंसी, जो हीट हो रहा है उसको आप यूज कर ले रहे हैं, तो ये फायदा है। तो ये आप लिख सकते हैं, व्हाट आर द रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये तो समझ में आ गया ना क्या है, कि हम दोबारा स्टोर कर रहे हैं। हाउ डज रीजनरेटिव ये होता है, तो एक साथ मोटर एंड जनरेटर दोनों का यूज करते हैं, नॉर्मल हम मोटर का यूज करते हैं। दूसरी चीज ये है कि एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, और तीसरी चीज है कि एनर्जी स्टोरेज बैटरी लगा के कर ले रहे हैं। तो ये तीन सिस्टम के द्वारा ये वर्क कर रहा है। इसका बेनिफिट है एनर्जी इफिशियंस है एंड रिड्यूस वियर एंड टीयर है। और दूसरी चीज है कि इसकी जो ड्रॉबैक है दैट इज द कि ये जब स्पीड काफी हाई होगा तब वर्क करेगा। और दूसरी चीज है कि जो रीजनरेटिव के साथ साथ आपको ट्रेडिशनल जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी यूज करना पड़ता है फॉर द कंप्लीट स्टॉप, तुरंत ब्रेक नहीं लगेगा। तो दिस इज द थिंग यू शुड नो। क्लियर? लास्ट न्यूज, जल्दी से एक और न्यूज है उसको देख के खत्म करते हैं। डबल हेल्थ बजट रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जो होता है। तो इसमें ये मेनली दिया गया कि अभी बजट आने वाला है, बजट का हमेशा एम है कि हेल्थ एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को जो पॉकेट से खर्चा करना पड़ता है वो कम हो। मैक्सिमम जो हमारे समाज में देखा जाता है कि एक जो लेयर पे नहीं होते, जो पॉवर्टी लाइन के जस्ट ऊपर होते हैं, कि अभी पॉवर्टी में थे, अभी कमा धमा के थोड़ा ऊपर आ गए, और उनके घर में थोड़ी भी बीमारी हो जाती है तो वो वापस चले जाते हैं पॉवर्टी लाइन में। तो जो हेल्थ का इम्पैक्ट है उसका पॉवर्टी साइकिल से बहुत, उसका मतलब गहरा लेना देना है। क्योंकि जब भी आप देखिएगा नॉर्मल भी कंडीशन होता है तो बहुत कम लोग होते हैं कि अपने पॉकेट से अफोर्ड कर सकें। यही दिया हुआ है कि नियर अबाउट 13.4% एंड 8.5% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनको पैसे बारो करने पड़ते हैं। ये तो बारो करके करवा देते हैं, और बाकी ऐसा नहीं कि अपने पॉकेट से करते हैं। बाकी का ये है कि वो करते भी नहीं है। कई लोग तो ऐसे चूज करते हैं कि डेथ ही हो जाए। आप देखते होंगे कि किसी को कैंसर हुआ, लोग नहीं करवा पाते, वो डेथ को चूज करते हैं। नॉर्मल बीमारी से लोग नहीं कर पाते हैं अपने आप को सर्वाइव। तो दैट इज द कंडीशन। और इसीलिए जो एम है गवर्नमेंट का हमेशा से रहा है कि 3% से ज्यादा करे जो पब्लिक फंडिंग है। लेकिन पब्लिक फंडिंग अभी भी 1.35% के आस ही पास है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है हेल्थ में। आर यू गेटिंग ना, कि क्या परसेंटेज है। और ये परसेंटेज पिछले 20 सालों से बना हुआ है। नियर अबाउट यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि 2010 में भी वही एक्सपेंडिचर था 1.125 एंड अभी भी जो इस साल का है 2023-24 का, अभी भी इनका जो एक्सपेंडिचर है ओवरऑल जो खर्चा गवर्नमेंट करती है उसका 1 रुपये 35 पैसा ही हेल्थ पे अभी भी खर्च हो पा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और हमेशा एम है कि 6% तक जाए, 3 से 6 के बीच में एम होता है। लेकिन कंटिन्यूअसली जो 14 सालों में है इनका परसेंटेज सेम रहा है। वह उस समय की गवर्नमेंट का भी यही एम रहता था, अभी का भी गवर्नमेंट का यही एम है। थोड़ा बहुत अभी हमें सहायता जो मिला है, वर्ल्ड बैंक ने थोड़ा बहुत हमें पैसा दिया था जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने के लिए, और थोड़ा सा एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज पे काम कर। ग्रांट में देगी तो नहीं वापस लेगी। मैक्सिमम अगर हेल्थ में देते हैं तो ग्रांट ही देते हैं। कभी कभी वो इंटरेस्ट रेट भी लगाते हैं, जो इंटरेस्ट रेट काफी सस्ता होता है। दो तरीके का लोन होता है, एक होता है कि ग्रांट, एक होता है लोन। लोन को देना पड़ता है और ग्रांट को फ्री होता है, दैट इज द फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। तो हेल्थ में जब भी क्वेश्चन आए तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या लोगों की स्थिति है, और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है पिछले 10-15 सालों में वहीं का वहीं है। ओके, so this is all about from the today's news. We will conclude our session here. Thank you for joining the session. All the best. Jai Hind. कोई डाउट?